डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है, इसको हम लोग आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलो। या तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो या फिर आप इसको बोलो आयन एक्सचेंज रिएक्शन, एक ही। आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि आयन की जब एक्सचेंज होगी या आयन की जब फॉर्मेशन होगी वो एक ही स्टेट में हो सकता है, दो स्टेट में हो सकता है। कौन कौन सी दो स्टेट में हो सकता है? या तो वो एक्वस फॉर्म में होना चाहिए या फिर मॉल्टेन फॉर्म में। इसी दो में से एक स्टेट में होगा। तो निश्चित है कि आयन की फॉर्मेशन के लिए वहां पे या तो एक्वस स्टेट होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए वहां पे कौन सी स्टेट? मॉल्टेन स्टेट। इस दोनों में से कोई भी एक स्टेट होनी चाहिए, तभी जाकर के वो रिएक्शन हो सकता है। ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह के। एक रिएक्शन होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि वहां पे एक इनसॉल्युबल सॉलिड की फॉर्मेशन होगी, है ना। एक सब्सटेंस ऐसा बनेगा जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, तो दैट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट। जैसे एक एग्जांपल से समझो, मान लो कि बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। इसको अगर हम Na2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, इसके एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पे बनता है BaSO4 और साथ में बनता है NaCl। तो NaCl तो एक्वस सॉल्यूशन में बस डिसॉल्व, मतलब वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो वो एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है। लेकिन जो BaSO4 है, ये BaSO4 ये बनाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड होने के कारण वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखो, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो इसकी कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन, इसकी कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे फॉर्म होगा PbI2 और साथ में फॉर्म होगा KNO3। यहाँ पे KNO3 तो वाटर में सॉल्युबल होता है, एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है, लेकिन आप यहाँ पे PbI2 को जब देखोगे तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, इनसॉल्युबल सॉलिड बनाता है, और इस कारण से ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इस दोनों रिएक्शन में जो हमने एग्जांपल लिया, अगर आप ध्यान से देखो तो बेरियम सोडियम की जगह पे आ रहा है और सोडियम बेरियम की जगह पे आ रहा है ना। देखो दोनों एक दूसरे के प्लेस को एक्सचेंज किया। लेड यहाँ पे देखो पोटेशियम की जगह पे आ रहा है और पोटेशियम लेड की जगह पे आ रहा है, तो दोनों अपने अपने प्लेसेस को एक्सचेंज कर, ठीक है, दोनों अपने अपने प्लेसेस को एक्सचेंज कर रहा है। इसलिए हमने इसको, और ये एक्सचेंज कौन सी फॉर्म में हो रही है? एक्वस फॉर्म में हो रही है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हमेशा एक ही स्टेट में पॉसिबल है, और वो स्टेट कौन सी है? आयन की, आयन की फॉर्म। और आयन इसी दोनों में से एक फॉर्म में बनेगा। देखिए, तो एक हायर रिएक्ट, एक जो है वहां पे क्या होगा, एक आयन दूसरी आयन की जगह पे प्लेस को एक्सचेंज करेगा, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था, ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ सबको? चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होगा? जब कोई एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो बेस के साथ रिएक्ट करके वहां पे फॉर्म करता है सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ में बनता है वहां पे वाटर। एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी, ये बेस की बेसिक प्रॉपर्टी के जस्ट रिवर्स है। एसिडिक प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी के जस्ट रिवर्स।
तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, बेसिक प्रॉपर्टी को कैंसल आउट करेगा, और बेसिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी को कैंसल आउट करेगा। दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे के जस्ट रिवर्स हो। ठीक है, एग्जांपल से समझो, जैसे HCl एक हमने एसिड ले लिया और बेस ले लिया हमने NaOH। अब यहाँ पे देखो फॉर्मेशन हो रहा है NaCl प्लस H2O का। दूसरा एग्जांपल ले लो, H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है CaOH होल ट्वाइस के साथ। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है CaSO4 और साथ में वाटर। अब देखो हाइड्रोजन सोडियम की जगह पे, सोडियम हाइड्रोजन की जगह पे, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कैल्शियम की जगह पे, कैल्शियम हाइड्रोजन की जगह। आयन एक्सचेंज यहाँ पे भी हो रही है, बट यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो। क्यों नहीं हो रहा, क्या सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है, क्या सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है ना, तो क्या ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, नहीं बनाएगा। जब वो पानी में सॉल्युबल है तो क्यों बनाएगा प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। तो जब ये पानी में सॉल्युबल है तो ये प्रेसिपिटेशन नहीं बनाएगा। ये कैल्शियम सल्फेट पानी में सॉल्युबल है, प्रेसिपिटेशन नहीं बनाएगा। ऑल्दो ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के दो एग्जांपल होते हैं। कौन कौन से दो एग्जांपल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, बोल सकते हैं। देखो चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे जितने भी प्रेसिपिटेशन ले लो, सब प्रेसिपिटेशन जो है दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, जितने भी प्रेसिपिटेशन। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट आर द एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन भी आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल प्रेसिपिटेशन आर डबल डिस्प्लेसमेंट, बट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट आर नॉट द एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको। चलो देखो यहाँ पे बताता हूँ क्या किया, बैलेंस कैसे किया, इस इक्वेशन में बताओ 2NaCl, इस इक्वेशन में बताओ KI, इसमें बताओ ये भी बैलेंस नहीं है ना, ये तो हो गया। ये इस इक्वेशन पे बताओ, टू एच टू ओ, बिल्कुल सही, ये हो गया बैलेंस, ये तीनों। चलिए अब एक क्वेश्चन लिख, all precipitation reactions, all precipitation reactions are example of double displacement reaction, but all double displacement reactions are, all double displacement reactions are not the example of are not the example of precipitation reaction, not the example of precipitation reaction. Why? In all precipitation reaction there will be exchange of ion. All precipitation reaction there will be exchange of ion, but
in neutralization reaction, there is also exchange of ion. There is also exchange of ion, but we see that no precipitate is formed. No precipitate is formed. Hence, all double displacement will not be an example of precipitation reaction. तो अब हम लोग समझे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग ये समझे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या। सुनिए क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या, अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए, मतलब वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए किसी सब्सटेंस के साथ, किसी भी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ओके, अगर ये मिल गया आपको किसी जगह पे कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखना कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि किसी सब्सटेंस का सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरा कोई सब्सटेंस का रिडक्शन ना हो रहा हो। मतलब क्या कि जब भी होगा किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा एक साथ। मतलब क्या, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे सब्सटेंस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। जब भी होगा दोनों सब्सटेंस का एक साथ में, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। अगर एक भी आपने फाइंड आउट कर लिया कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अपने आप ये समझ जाओ दूसरे का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन ही हो रहा। एक भी चीज फाइंड आउट कर लो आप सब बाकी सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से भी ये चीज समझेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला, जब भी होगा दोनों एक साथ होगा, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। इसलिए तो देखो इसको नाम भी लिखा गया ना, रिडॉक्स, एक साथ। रिडॉक्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एक साथ। तो अगर ऑक्सीडेशन से आंसर मिल गया आपको तो ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, कोई मान लो ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, दूसरी स्टेप देखो। अगर कहीं से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो इसका मतलब, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, वहां पे ऑक्सीडेशन। और अगर कहीं पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कि ऑक्सीजन भी नहीं है रिएक्शन में, हाइड्रोजन भी नहीं है रिएक्शन में, तो क्या करोगे, तब आप तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर कहीं से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हो,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हो तो उसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर कहीं पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो निश्चित है कि उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। लेकिन सबसे पहले फाइंड आउट किससे करोगे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन मिल गया तो ठीक, पता चल गया वही। अगर वो नहीं मिला तो फिर सेकंड स्टेप पे आओ, वो भी नहीं मिला तो थर्ड स्टेप पे आओ। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता कौन, कौन ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है रिएक्शन में, वो हमेशा होता है मेटल। मेटल का तरीका यही है रिएक्शन करने का, एक ही तरीका है मेटल का रिएक्शन करने का, और वो तरीका, मेटल कभी शेयर नहीं करता, मेटल कभी भी गेन नहीं करता। एकमात्र तरीका होता है मेटल के रिएक्शन करने का, और वो तरीका क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहे किसी भी तरह का रिएक्शन कर, इसका मतलब मेटल जहां कहीं पे भी रिएक्शन कर रहा हो उसका निश्चित है कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, नॉन मेटल ही तो करेगा, दूसरा कोई सब्सटेंस, मेटल तो कभी गेन कर नहीं सकता। तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा कौन, ये करेगा नॉन मेटल। और नॉन मेटल जहां भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो कि कॉपर, कॉपर का कलर क्या होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन। मान लीजिए रेडिश ब्राउन कलर का हमने एक मेटल लिया और इसको हमने एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रोलॉन्ग हीटिंग करी। प्रोलॉन्ग हीटिंग समझते हो, प्रोलॉन्ग हीटिंग का मतलब कॉन्टिन्यूसली 40-45 मिनट तक आपने इसको गर्म, तो वहां पे बना कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया। अब यहाँ पे देखो तो क्या इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हुआ है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इसका जब ऑक्सीडेशन हुआ तो निश्चित है कि इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन ही हो रहा होगा, निश्चित। ऐसे भी देखो ये नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल का हमेशा क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका क्या होगा, हमेशा रिडक्शन ही होगा। अब दूसरे पॉइंट देखो, ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हो रहा है, ये तो समझ में आया आप लोग सबको। ऑक्सीजन का जो रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन करवाया किस, ऑक्सीजन का रिडक्शन किसने करवाया, कॉपर ही तो करवाया। कॉपर के अलावा तो दूसरा कोई सब्सटेंस वहां पे है ही नहीं। इसका मतलब इसका रिडक्शन कराने वाला सब्सटेंस कौन सा है, कॉपर है। इसका मतलब कॉपर उसका रिडक्शन करवा रहा है, तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब चलो, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन करवा रहा है, ऑक्सीजन करवा रहा है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल, मान लो इसी कॉपर को, इसी कॉपर ऑक्साइड, जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर आपने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को ब्लो कर दिया उस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर। अब ये बन गया कॉपर और साथ में बन गया वाटर। ठीक है, कॉपर बन गया और साथ में वाटर के फॉर्म। फिर से आपको रेडिश ब्राउन कलर का वो सब्सटेंस वापस मिल गया। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का वो सब्सटेंस वापस मिल गया फिर से। देखो, इस कॉपर ऑक्साइड में से क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कॉपर ऑक्साइड से। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ। अब हाइड्रोजन में देखो तो क्या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराया किसने, कॉपर ने कि कॉपर ऑक्साइड ने, कॉपर ऑक्साइड है ना, जो सब्सटेंस है वो करवाएगा ना। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे भी जिसका रिडक्शन हो दैट इज ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग, जिसका ऑक्सीडेशन हो दैट इज ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका खुद का
रिडक्शन होता है वो हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट। Na+Cl2 gives rise to NaCl। चलो बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन? Cl का, Cl का Na का, क्यों? क्योंकि वो मेटल है, मेटल है, सोडियम मेटल है ना, तो मेटल का हमेशा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका होगा ऑक्सीडेशन। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, इसका क्या होगा, रिडक्शन। और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ओके। Fe2O3 plus Al gives rise to Al2O3 plus Fe। पहले तो क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के बाद किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब फाइंड आउट कर। यहाँ पे जो सब्सटेंस है ना, देखो सबसे पहली चीज दो कंफ्यूजन मुझे दिखी पूरी क्लास। एक कंफ्यूजन प्रोडक्ट का, यहाँ कुछ नहीं हो, जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना वो रिएक्टेंट का होना है, प्रोडक्ट का नहीं। प्रोडक्ट को क्या मतलब है, प्रोडक्ट में क्या हो, प्रोडक्ट तो वो बन रहा है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी हो रहा है वो रिएक्टेंट का होना है, ठीक है। तो रिएक्टेंट ये दो सब्सटेंस, अब इस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, इस सब्सटेंस में से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन वहां से निकल रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, तो दैट इज द केस ऑफ रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है दैट इज ऑलवेज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, एल्युमिनियम में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो दैट इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन, और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो दूसरा एग्जाम, ZnO plus C gives rise to Zn+CO। चलो इसका बताओ क्या हो रहा है, किसका, ZnO, ये जो सब्सटेंस है इसमें से हो क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, तो दैट विल एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन में देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 plus HCl gives rise to MnCl2 plus H2O plus Cl2। पहले तो इसको बैलेंस करना है, फिर उसमें फाइंड आउट करना है किसका क्या हो रहा है। MnO2 plus 4HCl gives rise to MnCl2 plus 2H2O plus Cl। ये हो गया बैलेंस। अब देखिए MnO2 से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन एंड इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां से देखो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसका रिडक्शन है तो अपने आप दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा, ये हो गया। देखो इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर कहीं पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, बट ये है आपके सिलेबस में नॉट इन सिलेबस। लेकिन कुछ स्कूल में बता, तो मैं भी यहां पे बता, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, मतलब भी समझ लें।
जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है Na प्लस Cl2 गिव्स राइज टू Na, ठीक है। अब इसमें देखो Na अभी रिएक्शन नहीं किया है, देखो ध्यान से देख लो, लिख लेना आप, ध्यान से देखो, सोडियम अभी रिएक्शन नहीं किया है, तो रिएक्शन करने से पहले इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इज जीरो, है ना, रिएक्शन करने से पहले कोई चार्ज नहीं होता। क्लोरीन रिएक्शन नहीं किया है, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, लेकिन जब ये रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितनी आ गई, +1। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब भी रिएक्शन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। ये जो चार्ज उसके ऊपर डेवलप होता है ना, उसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चार्ज जो डेवलप होगा उस चार्ज का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए तो जरा, सोडियम में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्या, हुआ इंक्रीज, इसका मतलब सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन में देखो तो क्या ये डिक्रीज हो रहा है, तो क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन, इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। चलो इस एग्जांपल से समझो, MnO2, Mn मैंगनीज, दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो हमेशा दो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो Mn ने इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन है, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इसने कितना दिया होगा, 4 +4 है। यहां पे देखो तो Mn का, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो क्लोरीन है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2, तो ये हो गया +2। देखो +4 से +2 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन का क्या है, -1, यहाँ पे क्लोरीन रिएक्शन से बाहर आ गया, तो क्या हो गया, 0, -1 से 0 क्या हुआ इसका, ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है, -1 से 0 क्या हुआ, इंक्रीज, तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको ये चार्ज वगैरह याद रहे तो। अब ये बताया क्यों है मैंने, इसके पीछे एक रीजन क्या है, सुन, रीजन क्या है, आप यहां पे इस एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद सोडियम सल्फेट टू फॉर्म BaSO4 प्लस NS, ये एक इक्वेशन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाए, किसका हो रहा है बताओ तो, है ना, आपने सीधा बोल दिया BaCl2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Na2SO4 का रिडक्शन हो रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं, ऐसी बात क्यों नहीं है, चलिए समझिए ऐसी बात क्यों नहीं। BaCl2 बेरियम का +2, क्यों +2, Cl का -1 होता है, दो क्लोरीन है, दो इलेक्ट्रॉन देगा, +2, सोडियम का +1, यहां -1, यहां पे सल्फेट का -2 होता है, याद है, सल्फेट का -2, बेरियम का +2, सल्फेट का -2, इसका +1, इसका -1, देखो तो कहां पे चेंज हो रहा है, बेरियम में कोई चेंज हुआ, सल्फेट में कोई चेंज हुआ, सोडियम में, क्लोरीन में, कहीं पे कोई नंबर चेंज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है कहीं पे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है कहीं पे, तो क्या बोलोगे आप बताओ, इस रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा,
दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स, ये रिडॉक्स का एग्जाम्पल ही नहीं है। तो अगर कभी आपसे कभी क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, कहीं पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट अगर हो रही हो किसी भी जगह पे, अगर आपको दिख रहा है कि वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि दैट इज नेवर एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर इससे इसके पीछे रीजन पूछा जाए क्यों, तो क्या बोलोगे वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब मेरे से पूछोगे कि सर इसको क्या लिखेंगे, तो मैं बोलूंगा एक्सेप्शनल केस है, लिख दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। लेकिन एक्चुअल आंसर पूछोगे तो क्या है, एक्चुअल आंसर क्या है कि वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए ये रिडॉक्स का एग्जांपल नहीं। कोई भी डिस्प्लेस, कोई भी डबल डिस्प्लेस, कोई भी एक्स वाई जेड, कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिडॉक्स नहीं होता।